हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखिए। वैकेंसीज आएंगी और ऐसा आपको देखने के लिए भी मिल रहा है क्योंकि इसी महीने में एसआई की भी आ गई है वैकेंसी। ठीक है, बॉयलर इंस्पेक्टर की भी आई है। ठीक है, इसके बाद आपका पीएससी का 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा ही। तो इसके बाद एक के बाद आपके सारे एग्ज़ाम्स रहेंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ और एक डिसिप्लिन टाइम टेबल के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, आज हम 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थल को रामसर साइट में शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। जैसा कि हमारे राज्य में एक भी रामसर साइट नहीं है, तो अगर इसको प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है और ये उसमें शामिल कर लिया जाता है तो ये हमारे प्रदेश का पहला रामसर साइट होगा। और ये कौन सा होगा? फुटहामुड़ा ग्राम में, धमतरी में। ठीक है, कहाँ है ये जगह, किस साइट को शामिल करने की बात की जा रही है? तो फुटहामुड़ा ग्राम धमतरी में। ये कहाँ पे है? गंगरेल के 90 किलोमीटर के दूर है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गंगरेल के फुटहामुड़ा के लिए बात चल रही है, रामसर साइट के दर्जा के लिए। ठीक है, तो धमतरी में गंगरेल बांध के तट पर बसे फुटहामुड़ा में 90 साल से आ रहे 82 तरह के देसी विदेशी पक्षियों को सुरक्षा घेरा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मतलब अगर वो रामसर साइट डिक्लेयर हो जाएगा तो वहाँ पे जो प्रोटेक्शन होगा पक्षियों को दिया जाने वाला, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी उनको अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने फुटहामुड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। ठीक है, सर्वे और रिसर्च के अनुसार गंगरेल बांध के इस तट पर 3-4 महीनों के लिए साइबेरिया से, अफ्रीका से और अमेरिका से पक्षियों का झुंड पहुंचता है, जिसका वर्णन पहले भी 1934 में अंग्रेजों ने अपने लिटरेचर में किया हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि रामसर साइट को घोषित करने के लिए क्या मापदंड होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि वाटर बॉडी होनी चाहिए। जो भी रामसर साइट रहेगा वो वाटर बॉडी रहेगी। ठीक है, या फिर सेमी होना चाहिए, मतलब जहाँ पे जल और थल का मिक्सचर होता है। ठीक है, वो रहेगा। तालाब होगा या झील होगा। दूसरा, साल में 20,000 से ज़्यादा पक्षियों का उसमें आगमन होना चाहिए। ठीक है, और पक्षियों में कुछ रेयर स्पीसीज भी होनी चाहिए। तो ये तीनों ही क्राइटेरिया को आई होप फुटहामुड़ा जो है गंगरेल बांध के निकट, वो इसको पूरा कर रहा है। अगर इसको हरी झंडी मिलती है तो ये प्रदेश का पहला रामसर साइट होगा। अभी हमारे प्रदेश में कोई भी रामसर साइट नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टोटल 85 रामसर साइट हैं। कितने हैं? 85 अभी वर्तमान में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, प्रदेश की पहली खुली जेल कौन सी थी। ठीक है, तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि हमारे प्रदेश की पहली खुली जेल कौन सी थी? मझगांव। ठीक है, कहाँ पे थी ये? बस्तर में, जो वर्तमान में बंद है। ठीक है, तो मझगांव में, बस्तर जिला में प्रदेश का पहला जो खुला जेल है ये बनाया गया था। लेकिन डीआरडीओ के सर्वे के अनुसार, सर्वे के बाद ये माना गया कि वो खनिज की दृष्टि से काफ़ी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो वहाँ पे इस कार्य को बंद कर दिया गया और इस जेल को भी बंद कर दिया गया। और फिर वहाँ पे ये जेल मतलब फंक्शनल नहीं हो पाई, कार्य में नहीं आ पाई। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं वर्तमान में जो खुली जेल कहाँ बन रही है प्रदेश की, वो है बेमेतरा में। ठीक है, जो बोला जा रहा था कि नवंबर तक सौंप दिया जाएगा। तो अभी जो हमारी खुली जेल जो बन रही है वो बेमेतरा में, लेकिन जो पहली खुली जेल बनी थी वो थी मझगांव, बस्तर में, जो कि वर्तमान में बंद है। लेकिन इसे फिर से ओपन करने का बात चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध मुर्गा लड़ाई का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? ये डिलमिली में। डिलमिली कहाँ पे है? दंतेवाड़ा जिला में है। तो कभी आपसे जिला पूछ सकता है या कभी आपसे डायरेक्ट गांव पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर गांव पूछेगा तो वो डिलमिली है और अगर जिला पूछेगा तो वो दंतेवाड़ा है। ठीक है, बस्तर दशहरा मनाने जगदलपुर आई मां दंतेश्वरी की डोली दंतेवाड़ा लौटते समय कुछ वक्त के लिए डिलमिली की गुड़ी यानी मंदिर में ठहरती है। इस मौके पर हर साल यहाँ 2 दिवसीय वार्षिक मेला का आयोजन होता है, जिसमें मुर्गा लड़ाई जो होता है वो इसका मुख्य आयोजन होता है, मुख्य केंद्र भी होता है। ये टोटल 120 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से भी जो इसके इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो इसे देखने आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सड़क कांग्रेस का
13वां वार्षिक अधिवेशन प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ होगा? रायपुर में। इंपॉर्टेंट है, भारतीय है क्योंकि भारतीय सड़क कांग्रेस है ना, ठीक है। तो ये होगा रायपुर में। कब से कब होगा? 7 से 11 नवंबर 2024 तक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किस अधिकारी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार मार्क लगा के रखिएगा। तो किनको किया है? सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आरएस विश्वकर्मा को। और ये कौन है? मैंने पहले भी इसको अपने वीडियो में बताया हुआ है कि ये हमारे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इन्हीं की वजह से, इस पद की वजह से इनको क्या दिया गया है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने जो बताया था वही लिखा है इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। नासा का चर्चित मिशन यूरोप लिखा गया, वो यूरोपा है, ठीक है। यूरोपा क्लिपर के द्वारा प्रदेश के किस जिले के बच्चों का नाम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुएगा? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो यूरोपा क्लिपर है वो नासा का मिशन है जो बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के लिए भेजा गया है, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन चिप में 26 लाख बच्चों के नाम मतलब दर्ज हैं, जिसमें से हमारे प्रदेश के जशपुर जिले के बच्चों के 30 बच्चे, शिक्षक और वहाँ के जो जिलाधीश हैं डॉक्टर रवि मित्तल, उनके नाम अंकित हैं। तो ये बहुत ही एक गौरव का विषय है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, कहाँ के हैं? जशपुर के हैं। देख लेते हैं, नासा का चर्चित मिशन यूरोपा क्लिपर बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा के लिए रवाना हुआ है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से परे जीवन की तलाश के लिए बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे जमे हुए महासागर तल पर प्रकाश डालेगा, जहां यूरोपा क्लिपर पे रखे सिलिकॉन चिप में 26 लाख लोगों के नाम के साथ जशपुर जिले के 30 बच्चों, शिक्षकों, जिलाधीश डॉक्टर रवि मित्तल का नाम भी अंकित है, ठीक है। तो जो बेसिकली ये यूरोपा क्लिपर जो नासा का मिशन है, ये बृहस्पति का जो उपग्रह है यूरोपा वहाँ भेजा गया है, जो 2030 में पहुँचेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है और वहाँ पे वो जीवन की संकेत और उनकी तलाश, जीवन के जो संकेत हैं उनकी तलाश करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं अब आप लोग को लगेगा मैं हर क्वेश्चंस को ऐसा ही बोलती हूँ क्योंकि मैं अपने क्वेश्चंस बहुत फिल्टर करके लाती हूँ, इसलिए कभी कभार लोग बोलते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वालिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी, तो आप हमेशा अपने क्वेश्चंस में क्वालिटी मेंटेन करिए। तो इसलिए मैं बहुत फिल्टर करती हूँ, तो हर क्वेश्चन ऐसा लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंटरनेशनल समिट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें भारत पार्ट होता है, ठीक है, जैसे ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, है ना, ये सारे समिट जो होते हैं ना, सार्क हो गया, जिसमें हमारा भी रोल है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनके समिट्स बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ब्रिक्स 2024 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? इस बार रशिया में किया जा रहा है, कजान में, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। पहले ये ब्राज़ील में होने वाला था, ठीक है, तो ब्राज़ील ने मना कर दिया कि अभी हम नहीं करवा पाएंगे, तो फिर अभी ये कहाँ हो रहा है? रशिया में हो रहा है, कजान रशिया में, ठीक है। कब से कब होगा ये सब देखना रहेगा। तो ये कौन सा संस्करण है ब्रिक्स का? 2024 16 संस्करण है। कहाँ पे हो रहा है? कजान रूस में। कब से कब होगा? 2 दिन 22 से 23 अक्टूबर, ठीक है। इसकी थीम क्या है? तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना, ठीक है। हमारे भारत की तरफ से कौन जाएंगे इसमें? नरेंद्र मोदी जी गए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी नियुक्ति होती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट नियुक्ति होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सर्विस कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो बच्चों के एग्जाम्स लेती है ग्रुप बी और ग्रुप सी के, सेंट्रल लेवल के, ठीक है, केंद्रीय जो परीक्षा होता है ना ग्रुप बी ग्रुप सी का, उसका जो एग्जाम लेती है वो है कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सर्विस कमीशन। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? राकेश रंजन जी थे। और अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस गोपाल कृष्णन, ये एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं और इन्होंने राकेश रंजन का स्थान लिया है, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1975 को। और इसका कार्य क्या है? ग्रुप सी गैर तकनीकी और ग्रुप बी गैर राजपत्रित पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना, ठीक है। आप देखते हैं एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल और बहुत सारे होते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन फसलों के एमएसपी में वृद्धि किया? अभी हाल ही में हमने देखा था कैबिनेट के मंत्रिमंडल का निर्णय में रबी फसलों के एमएसपी में उनका क्या किया गया? वृद्धि किया गया है। तो इसको ध्यान देना है। इसमें सबका तो नहीं पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जैसे वीट का पूछ ले,
है ना। गेहूं में कितने रुपए की वृद्धि की गई है, तो 150 रुपए की। पहले था 2275, अब इसको कर दिया गया 2425। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने रुपए की वृद्धि की गई है एमएसपी में, या नया एमएसपी मूल्य पूछ सकता है। ठीक है, वैसे ही आपका जौ है, ग्राम है यानी चना है, दाल है, मसूर दाल है, तो ये इतना सारा नहीं जाएगा, लेकिन आप गेहूं, चना, गेहूं, चावल, ये सबका आप एमएसपी याद रखा कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी 2024 पोर्टल का संबंध किससे है, तो किससे है ये, मुफ्त ऑनलाइन स्व मूल्यांकन पोर्टल। ठीक है, तो मुफ्त ऑनलाइन स्व मूल्यांकन पोर्टल, इससे साथी 2024 का संबंध है। इसको लॉन्च किसने किया है, तो एनसीईआरटी ने किया है। ठीक है, और ये किन लोगों के लिए किया गया, जो जेई और नीट वाले बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उनके लिए लाया गया है, ताकि वो अपने से ही खुद का मूल्यांकन, अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, इसमें क्या रहता है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं, एक्सपर्ट क्लासेस रहते हैं और फ्री रहते हैं, ताकि सभी बच्चों के पास उनको क्या मिल पाए, संसाधन मिल पाए। ठीक है, कई बच्चों को कोचिंग नहीं मिल पाती है, कई अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी ये सरकार का इनोवेटिव है। ठीक है, इनिशिएट लिया है सरकार ने, तो इसको ध्यान देना है। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इसके लिए बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।